अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हम टॉपिक है आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन आगाज़ में ज़रा मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान का एक पुरअमन और ख़ूबसूरत हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उसके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, कुछ खबरें आना शुरू हुई, वहाँ पर हालात कशीदगी के हवाले से बातें होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ फ़ौज को तलब कर लिया गया, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई। फिर वज़ारत दाखिला की तरफ से भी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आए, और जो सिचुएशन है उसका भी अहाता करने के लिए हमने सोचा है कि आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी टॉपिक से किया जाए कि क्या कुछ दुश्मन ताकतें और क़ुव्वतें, तो ऐसा नहीं कि कोई अगर मामूली सी कोई सिचुएशन कहीं पर हुई हो तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा हो और इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही हो। तो मुझे शम्स लोन साहब, जो वज़ारत दाखिला गिलगित बल्तिस्तान संभालते हैं, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मंजर शिगरी समर TV के नुमाइंदे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को कवर करते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं चाह रही हूँ कि पहले मंजर से बात का आगाज़ कर लूँ। मंजर शिगरी साहब, ये जो वीडियोज़ हमें भेजी हैं इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी माशाल्लाह नॉर्मल दिखाई दे। बताइएगा हालात गए हैं एहतजाज के दौरान खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या तो रूनुमा नहीं हुआ? किरण, अगर गिलगित बल्तिस्तान के पिछले कोई 10-12 दिनों से बात करें तो ये सोशल मीडिया की हद तक बहुत ज्यादा जो है वो हाइपर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, क्योंकि पिछले 2 रोज से जो है वो सोशल मीडिया को या डेटा जो है वो उसको बंद किया गया। तो उसके बाद ये लगता है कि ये जो कशीदगी थी, जो चीजें थी, वो सिर्फ सोशल मीडिया में ही थी, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल हालात बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि सोशल मीडिया जो डेटा को बंद किया उसके बाद अभी तक जो है सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर है। अभी आप मार्केटें आज गिलगित की खुली थी, दियामर डिस्ट्रिक्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट में। अलबत्ता सिकरदू के अंदर आज कोई एहतजाज था, कुछ दिन पहले कुछ दियामर में एहतजाज थे जिसमें कोई पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं थे, ये एक नॉर्मल एहतजाज थे। दियामर में जो था वो भी नॉर्मल एक रूटीन का एहतजाज था जो पुरतशद्दुद नहीं था। इसी तरह बल्तिस्तान के अंदर भी पुरतशद्दुद नहीं, पुरअमन एहतजाज था। गिलगित में जुमे के रोज एक एहतजाज हुआ, उसके अंदर भी कोई तशद्दुद का अंसर जो है वो शामिल नहीं था। अलबत्ता किरण, अभी तक अगर हम बात करें तो आज भी आपको पास वीडियो फुटेजेस आई होंगी। बेशक यहाँ पे जो नीम फौजी दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है, रखा गया है। नॉर्मल सिचुएशन है, मार्केटें खुली हुई है, लोग जो है अपनी रूटीन का वर्क कर रहे हैं। जो सिचुएशन थी वो ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से थी, जो आपने इंट्रो में लिया था, और अब सोशल मीडिया के बाद काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल हो गई। ठीक मंजर शिगरी साहब, यानी जो कुछ आप मंजर दिखा रहे हैं और जो कुछ आप बता, अब उससे नजर आता है, पता चलता है कि अगर किसी सिचुएशन पर एहतजाज हो भी रहा है तो पुरअमन इलाका है पाकिस्तान का, खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का, और खूबसूरती यह है कि एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा गया। और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई जंग ज़दा अल्लाह ना करे हालात वहाँ पर हो गए हैं। शम्स लोन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। गिलगित बल्तिस्तान में सर फौज को तलब करने की खबरें आई, जिसे निगरां वज़ीर इत्तलात ने गलत करार दिया, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या पोजीशन है सर इस वक्त? हालात कैसे हैं गिलगित के? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों से यहाँ पे थोड़ा सा सेक्टेरियन माहौल बड़ा टेंस हुआ। वो एक आलिम दीन की एक स्पीच के बाद यहाँ पे एजिटेशंस और मुजाहिरे स्टार्ट हुए, लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है। मैं होम मिनिस्टर हूँ गिलगित बल्तिस्तान में कि यहाँ पे फौज तलब की गई है। अलबत्ता हमने गिलगित से शहर के अंदर और KKH के ऊपर और स्कर्दू के अंदर हमने पैरा मिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जरूर की है, जिस पे रेंजर है, GB स्काउट है और FC है। बाकी फौज के हवाले से बिल्कुल मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया में, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लेकिन और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी लगी है, और चूंकि ये कबायली इलाका है यहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी एक रिट होती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से देखती है। और गवर्नमेंट के अंदर भी एक हमारी पार्लिमानी पीस कमेटी है जिसपे 7-8 मिनिस्टर्स हैं, और उसको मैं चेयर करता हूँ एज चेयरमैन के उस पार्लिमानी पीस कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हैं, दोनों सेक्ट के उलमाई कराम से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और काफी सारा माहौल अब मुझे लगता है इंशाल्लाह हम अमन की तरफ वापस जाएंगे। बाकी मुझे बिल्कुल भी ये पता है बरतानिया अमेरिका ने अपने शहरियों को बिल्कुल भी वार्न किया है कि इन दिनों में, इन हालात में आप गिलगित बल्तिस्तान का सफर ना करें। तो थोड़ा सा जाहिर माहौल अगर टेंस होता है तो हर मुल्क या एम्बेसी चाहेगी कि उनके शहरी वहाँ पे कोई गैर महफूज ना रहे।
जी सर, चलास में बड़ा धरना दिया गया, कल अस्तोर में बड़ा एहतजाज किया गया, अब हुकूमत की जानिब से सूबे में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, तो क्या धरने और एहतजाज जो हो रहे थे इन इलाकों में वो ख़त्म कर दिए गए? देखें जी, गवर्नमेंट ने उस दिन यहाँ पे एक और आलिम दीन की स्पीच के बाद एकदम गिलगित शहर के अंदर माहौल एकदम कशीदा हुआ, मुख्तलिफ रोड्स और सड़कें ब्लॉक हुई। तो उसके बाद फौरी तौर पे हमने PIC मीटिंग कॉल की, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी थे और चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको चेयर कर रहे थे। उस पर हमने यूनानिमसली एक डिसीजन ले लिया कि हम इस पे जो है दफ़ा 144 भी इम्पोज करेंगे। वो दफ़ा 144 हमने इम्पोज किया, बट 2-3 पे उसकी वायलेशन की गई है। जो आपने जिक्र किया, स्टोर मेरा अपना हल्का है जहाँ पे कल ये एहतजाज था, और मुझे रात को चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव थी, मैं उस धरने पे जाके मैंने बड़ी कोशिश की, उसको ख़त्म करवाया। बट जितनी भी वायलेशन हुई है, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम रखेगी और इंशाल्लाह रिट कायम भी है। और हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर FIRs काटे हैं और आइंदा भी हम FIRs काटेंगे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से माकूल वक्त देख के हम जरूर, जब इनकी गिरफ्तारियां करनी पड़ी, हम इनको गिरफ्तार भी करेंगे। कानून से कोई शख्स या कोई चीज मजबूत नहीं है। मैं आपको बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्ट के लोग हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे चूंकि इंडिया जो हमारा एक अजली दुश्मन है, इस बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट करें। उन्होंने इस वक्त, आप चूंकि समान न्यूज से एक सीनियर मीडिया हाउस है पाकिस्तान का, तो आप देख रहे होंगे इंडियन चैनल्स के ऊपर इसको बिल्कुल एक आप नेगेटिव साइड पे ले जाके इसको इसका बड़ा एक प्रपोजल किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान ही असल पाकिस्तान है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं शम्स साहब। भारत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है, तो सर क्या मौजूदा हालात में अमनो अमनान की सिचुएशन को खराब करने में भी भारत का मुलविस होने का कुछ सबूत वगैरह मिल रहा है? देखें, शवाहिद की अभी जो आपने मुझसे बात की, वो तो किसी फोरम के ऊपर बैठ के मैं कोई फाइनल डिसीजन लेके मैं बात करने की पोजीशन पे होऊंगा। अलबत्ता ये बात तो रोज रोशन की तरह बिल्कुल भी आया है कि यहाँ पे हिंदुस्तान जो हमारा अजली दुश्मन है, वो हर वक्त इस आड़ में, इस ताक में रहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात ठीक ना हो, यहाँ से कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी आवाज निकले जो पाकिस्तान की एंटी हो। लेकिन आज से पहले भी वो हमेशा दलील हुआ है हिंदुस्तान, और आइंदा भी दलील होगा। बट इस पूरी सर्विस के अंदर हिंदुस्तान की जो उनकी एजेंसी है रॉ, बिल्कुल भी उसका पूरा पूरा हाथ है। ये मुझे यकीन है, इंटीरियर मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के, मैं दावे से कहता हूँ ये हिंदुस्तान की साजिश जरूर है इसमें। और साथ साथ मैं ये कहूँ कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसकी है। हमारे साथ हमारा जो सबसे दोस्त मुल्क है चाइना, उसका बॉर्डर लगा है। यहाँ पे हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसका बॉर्डर आपको पता लगा है। यहाँ से रशियन स्टेट हमारे साथ बिल्कुल उनके बॉर्डर लगे हैं। तो यहाँ पे जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें इस खित्ते के ऊपर है। फिर सीपेक का यहाँ से रूट गुजरता है, मेन गेट वे गिलगित है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट है बादशाह डैम, वो यहाँ पे आपको पता है ज़ेर तामीर है। तो ये चीजें फिर जाहिर है हमारे दुश्मन ममालिक को हजम नहीं होती, वो फिर इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का भी दुख है, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस जो है ना टूरिस्ट, मिलियंस के हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पे, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, यहाँ पे आते हैं। कि सबसे बड़ी यहाँ पे स्कर्दो एयरपोर्ट इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। दुबई से उस दिन 14 अगस्त को यहाँ पे फ्लाइट लैंड कर गई। दुरुस्त, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। और ये आपने बात की, ये जो दुश्मन है हमारे बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, ये कभी भी इस तरह के मौके को हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इंडिया में हमारे प्रोग्राम को बड़ा गौर से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। तो ये अब यकीनन लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना कुछ इंडियन मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल सिचुएशन क्या है। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, हमारी सियासी क़यादत को अक्सर ये कहते सुना जाता है कि सियासत में ना कोई भी मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता, बस वक्त तयन करता है कि किस वक्त किसको दोस्त बनाना है। लेकिन ये बात गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको समझ नहीं आई ये बात। हालांकि ख़ुद उनकी जमात के कई लोगों ने उन्हें ये बात बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब में ना मानू की रट लगाए बैठे हुए थे और सियासी अदम बलूगत करते हुए इक़्तिदार से भी फिर हमने देखा कि खान साहब हाथ धो बैठे। लेकिन अब शायद उन्हें जेल जाने के बाद
1 माह ऑलमोस्ट के बाद समझ आ रही है कि बातचीत और सियासी लचक के साथ ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। इसीलिए जो खबरें हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने वकला के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि वो सियासतदानों और इदारों से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सामने वाले भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं या वो बेजार हो चुके हैं। इसी दौरान कुछ खबरें ये भी आई हैं कि 2 रोज़ पहले 2 अहम तरीन शख्सियात की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। कुछ इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये मुलाकात और इसके बाद सदर साहब चंद दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ से भी बात की जा रही है, डेट दी जा रही है नवंबर के आखिर तक की। अच्छा, कुछ कयास आराइयाँ ये भी हैं कि ये मुलाकात आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स के तनाज़े के तनाजुर में हुई है। साथ ही इस मुलाकात की अहमियत इसलिए भी है नाज़रीन के माजी करीब में भी सदर अलवी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करते रहे हैं। और अब इस मुलाकात के बाद जेल से खान साहब का बयान आना कि वो सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बहुत सारे सवालात को भी जन्म देता है कि तमाम सियासी अंदाज़े और इम्कानात क्या आगे हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं अबसार आलम साहब, शुक्रगुजार हूँ आपके प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। अख्तर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों से बात का आगाज़ करते हैं। अबसार आलम साहब, सबसे पहले सर आप फरमाइएगा, ये खबरें ये आई सर कि जुम्मे के दिन ऐवान सदर में सर 2 अहम शख्सियात की सदर से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात हुई है, जिसमें जो दोनों बिल्स हैं जो तनाज़े का शिकार हुए उस हवाले से बात हुई, आर्मी एक्ट पर दस्तखत के मामले के हवाले से, उनके ओहदे की मियाद के हवाले से। क्या वाकई सर सिर्फ इन्हीं इशूज़ पर बात हुई है इस अहम मुलाकात में? मेरा तो ख्याल है कि ये बातें हुई हैं। और फिर एक सदर साहब का ट्वीट था कुछ दिन पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट के एक्ट के पास होने पे लिखा था, वो उस ट्वीट से काफ़ी परेशानी और शर्मिंदगी हुई है पाकिस्तान को, इस अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। ज़ाहिर है उस पर भी जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, मेरे पास डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है जो मैं कहूँ, लेकिन उसके मुताबिक उस पर भी बात हुई और वहीं से शायद मज़ीद ये बात फैली है और इस लेवल पे इंटरवेंशन हुई है। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि इस तरीके से आया भी नहीं पहले मीडिया में ये बात, वरना पहले तो जितनी मीटिंग्स भी होती थी चाहे वो अनअनाउंस ही होती थी, उनका जिक्र ज़रूर आता था मीडिया में, लेकिन इस मीटिंग का जिक्र नहीं आया। और काफ़ी दिनों बाद अचानक ये खबर लीक हुई है, तो सिग्निफिकेंट है इस सेंस में। और देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता क्या है। जी जी, अदरी साहब आप कहिएगा, ये जो जुम्मे को ऐवान सदर में 2 अहम शख्सियात थे, इससे अहम मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद हफ्ते के दिन चेयरमैन PTI की तरफ से वकला को ये पैगाम देना और उनकी जानिब से फिर ये पैगाम सामने आया कि वो सबसे बात करने को और मिल बैठने को तैयार हैं, तो इदारों और सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस मुलाकात और फिर इस पैगाम का कोई कनेक्शन नज़र आता है आपको? देखें किरण, पहली तो ये है कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सदर ममलिकत की किस से मुलाकात हुई है, ना कोई एलामिया जारी हुआ। और दूसरा, आपको पता है कि अब तो चीज़ें उस तरह है नहीं है, सियासत में किसी की मुदाखलत नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ के टू बी ऑनेस्ट कि किसकी मुलाकात हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनके वकला की मुलाकात हुई है। अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में उनके वकील शोएब शाहीन साहब वहाँ पे मौजूद थे, जो उनसे मिल के आए हैं और उनसे तफसीली मेरी बात प्रोग्राम से पहले भी हुई और प्रोग्राम के बाद भी। और वो ये बता रहे थे कि ये वही मौक़िफ़ है जो हम पिछले 16 माह से कह रहे हैं कि इलेक्शंस के ऊपर हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शंस के ऊपर। और उसमें कोई नई चीज़ नहीं आई कि जनाब हम इस मामले पे बात करेंगे या उस पर। अभी भी वही वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है और वही चीज़ हमने रिले की है जो पिछले 16 माह से हम रिले कर रहे हैं कि इलेक्शंस की तारीख के ऊपर हम हर इदारे से, हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक तो उनका वही मौक़िफ़ है। सही। अबसार साहब, सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद सर अगली हुकूमत तक रहेंगे? देखिए, कानून के मुताबिक तो वो रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर वो रहना चाहते हैं, माजी की प्रैक्टिस तो यही है, ममनून हुसैन और उससे पहले आसिफ अली जरदारी, वो अगली हुकूमत के आने के बाद जब तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुई वो रहे।
तो इनका भी अगर ये रहना चाहते हैं तो इनको ज़बरदस्ती तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का और सदर का इकट्ठे चलना इन हालात में शायद मुमकिन ना हो, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद। तो और जाहिर है अभी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ड्राइंग रूम्स में भी और सोशल मीडिया पे भी जिसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो यही है कि जब धुआं उठता है कहीं से तो कुछ ना कुछ उसके नीचे आग ज़रूर होती है। तो ये जो बातें आ रही हैं कि सदर पे भी इल्ज़ाम है कि 9 मई के वाक़े में वो और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरीके से, तो किस लेवल तक थे, कैसे थे, वो हो सकता है उसमें वो भी कोई एक रीज़न हो उनके साथ जो मीटिंग हुई है रिसेंटली। जी अच्छा अफसार साहब, एक तो ये कि सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं, फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या लगता है आपको आने वाले कुछ दिनों में सदर साहब इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? क्योंकि इस पर भी एक बड़ा तनाज़ा हो रहा है ना, और ये इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि सदर साहब कहते हैं वो इलेक्शन की तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि इलेक्शन एक्ट के बाद उनका इख्तियार नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो आपको लगता है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? देखिए बहरान जो है वो कानूनी नहीं है, वो सियासी है और सियासत सारे खेल रहे हैं उसमें। सदर तो ज़ाहिर सियासी है, लेकिन सदर को रियासत का सरबराह होना चाहिए, हुकूमत का नहीं। और हुकूमत तो सियासी होती है लेकिन रियासत जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है। तो सदर को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो सबके सदर हैं, सिर्फ एक सियासी जमात के नहीं। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया कि वो एक सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो बदकिस्मती से हमारी अदलिया का जो किरदार है पिछले 75 सालों में वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं रहा। अभी भी ऐसे ही हालात हैं, अल्लाह करे आइंदा ठीक हो जाएं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आइंदा होते हैं ठीक या नहीं होते। इस वक्त भी जो चीफ जस्टिस पे और उनके कुछ उनका एक धड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बदकिस्मती से हमें ये बातें करनी पड़ रही हैं जो सियासी जमातों के धड़े होते थे, लेकिन अदलिया के अंदर भी धड़ेबंदी हुई है। और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल का धड़ा है वो भी सियासत खेल रहा है और खुल के खेल रहा है। और उस वजह से ये जो इस वक्त कड़मास जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मचा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह ये है कि फ़ौज ने, अदलिया ने और नैब ने, इन्होंने सियासत की है बहुत ज़्यादा, अपना काम नहीं किया और उसकी वजह से हम आज इन मसाइल का शिकार हैं। ये जो अगले इंतखाबात की तारीख देने की जो बात है ना, इस पर भी सियासत हो रही है। ना ही सदर मुल्क के और कौम के फ़ायदे में कोई बात करना चाह रहे हैं, फैसला करना चाह रहे हैं, ना ही अदलिया मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाह रही है। और इलेक्शन कमीशन भी उसके भी जहन में मुल्क और कौम का मफाद नहीं है सिर्फ, वरना अब तक बहुत सारे इलेक्शन हो चुके होते। तो ये जो हम फंस गए हैं ना इस बहरान में, इस पे सबको सोचना चाहिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया और कहाँ से किया। अगर हम एक तरफ से एक सिरा उठा के अपनी मर्जी का देखेंगे तो शायद हम पूरी तस्वीर जो है वो ना समझ सकें। पूरी तस्वीर देखने के लिए 2 कदम पीछे हट के आपको देखना पड़ेगा, फिर आपका फोकस ठीक होगा। सही। अतर साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं सदर साहब अभी कुछ दिनों में? देखें, टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर सदर साहब का अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कानून साजी भी हुई और इलेक्शन जो एक्ट है उसमें तरमीम भी की गई और सियासतदानों ने ही अपना इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। अब इलेक्शन की डेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शंस कब होंगे और जब वो होंगे उसके साथ साथ क्या उसमें तमाम सियासी जमातें शिरकत कर सकेंगी। इस वक्त जो हालात आपको लग रहे हैं, अगर आप निगरान काबीना को देख लें, आप उसमें से वज़रा की, बहुत सारे वज़रा की जाके आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, वो तो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ बिल्कुल संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो क्या ऐसा निगरान सेटअप जो है वो जो इलेक्शंस करवाएगा वो मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे, तो डेट तो बाद में आएगी। अभी इससे पहले जिस तरह कदगने लगाई जा रही हैं सियासी जमात के ऊपर, एक तहरीक इंसाफ को आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देते, वो रैली नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ आपने इसी इस्लामाबाद में देखा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हुक्मरान इत्तेहाद आया और अदालतों के ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात लगा के नहीं गया। देखें, जब धड़ा किसी जगह पे भी हो ना, तो फिर धड़ाबाजी होती है, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। यहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से जब मुकदमात आते हैं तो जज साहिबान अलहदा हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ की बात होती है, लेकिन जब ऑडियो कमीशन आता है कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि किस आइन और कानून के तहत वो ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता।
किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, हर किसी ने अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेला है। इमरान खान साहब आज बहुत गिले शिकवे करते हैं, लेकिन उस जमाने में वो कहते थे कि मुझे जो फाइल आती थी हम आगे कर देते थे। इसी तरह जब मियाँ साहब वोट की इज्जत की बात करते थे, अभी क्या जो उनका बयानिया है, उनकी जमात का जो बयानिया है, जो वो निगरान सेटअप लगा के गए हैं, क्या ये उस बयानिए से मुताबिकत रखता है? यहाँ पे अब दो चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस ये हैं कि अगर आप कोई भी डील करेगा, क्या उसका वोटर सपोर्टर उस डील को मानेगा? ये भी एक चैलेंज है। थोड़ी सी खुशकिस्मती है नवाज शरीफ साहब की कि वो एकदम से उन्होंने वो वोट को इज्जत दो का बयानिया वगैरह तब्दील कर दिया, तो अभी भी उनका वोटर सपोर्टर शायद इंटैक्ट हो। लेकिन चेयरमैन तहरीके इंसाफ अगर वो ये समझते हैं कि जिस नहज पे वो चीज़ों को ले गए हैं, उसके बाद वो अगर किसी से कर लेंगे, कोई डील कर लेंगे, तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। सही। अच्छा, अबसार साहब, ये खबरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? और सर, उन्हें कुछ कामयाबी मिली है? इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें कामयाबी मिली है या नहीं मिली, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो डील है जी। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात होती है, हम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कि खान जेल में हैं, उनकी जमात को इलेक्शन में पता नहीं हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ होती है कारमा। अब हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें ये सब कुछ होता है। अब कोई ऐसी साफ़ सुथरी और आला अखलाकी मयार की सोसाइटी तो है नहीं कि जिसमें आपके दुश्मन ने आपको जेल में ठोंस दिया हो, आप पे पाबंदियां लगा दी हों, आप पे मुख्तलिफ़ केसेस में आपको सज़ाएं दिलवा दी हों, आपके वर्कर्स को पकड़ लिया हो, पार्टी के दूसरे रहनुमाओं को जेल में भिजवा दिया हो, सुबह शाम दिन रात गालियाँ गंदी और गलीज़ दी जा रही हों, घटिया से घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जब आपका जो मुखालिफ है वो आपके ऊपर आ जाएगा तो वो आपको ये सब चीज़ें फ़ौरन माफ़ कर देगा और आपके गले में फूलों के हार डाल के आपको मसनद पे बराबर बिठाएगा और कहेगा आएँ जी आएँ, अब हम शतरंज खेलते हैं बैठ के टेबल पे, वो लड़ाई तो हमारी गलत थी। ऐसे नहीं होगा। ये जिसको जो इस जन्नत में रह रहा है वो इस जन्नत में ना रहे तो मुनासिब है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद डाल दिया है पीटीआई चेयरमैन ने, और इस बुनियाद पर डाला कि उन्होंने मज़हब का नाम इस्तेमाल किया, उन्होंने अखलाकियात का नाम इस्तेमाल किया, उन्होंने बेहतरी लाने का वादा किया, उन्होंने कहा मैं तब्दीली लेके आऊँगा और रियासत मदीना बनाऊँगा। लेकिन जो अमल की जब बारी आई तो वो अपने मुखालफिन जैसे नहीं बल्कि उनसे भी बढ़ के साबित हुए। उसकी वजह से जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं, अब वो तलखियाँ ऐसे ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बताया हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है। तो इसलिए खान साहब और उनके साथ जितने भी लोग जो डील करने की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो 9 मई को हुआ और जो उससे पहले हुआ और जो उसके बाद हुआ और पिछले 10-11 साल से इस मुल्क में जो हो रहा है, वो लंबी एक स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उस 10-11 साल में किस तरह क्या हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ है ना, उसका कम से कम 10-11 साल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब उससे कम तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन ये अगर कोई समझे कि इसी इलेक्शन में उसी तरह दुल्हा बना के खान साहब को वापस लाया जाएगा और उनको कहेगा जी आप चलें, हम आपके पीछे गाने गाते हैं और तराने बजाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकेगा, मुश्किल है। तो ठीक है, खान साहब को और उनकी जमात को भी हौसला करना चाहिए। जब उन्होंने इसलिए कहते हैं ना कि आप दूसरे पे उतना जुल्म करें जितना आप खुद पे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसीलिए खान साहब को बार बार उस वक्त समझाया गया कि आप इस रास्ते पे मत चलें। आप पता नहीं कितने 20-20, 30-30 साल पुराने उन्होंने ग्रजेस दिल में रखे हुए थे, जो इक़्तिदार में आते उन्होंने निकालना शुरू कर दिए ऐसे। और इस उम्र में 70-72 साल की उम्र में तो इंसान बहुत ठंडा हो जाता है। नवाज शरीफ बेनज़ीर जब एक दूसरे से दुश्मनियाँ करते थे, उनकी उम्र शायद 35-35, 40-40 साल उम्र थी, और वो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे। खान साहब ने तो दुनिया बहुत देखी हुई थी, इनके लिए ग्लैमर या शोहरत कोई नई चीज़ तो नहीं थी, ना ताकत नई चीज़ थी। तो लेकिन उन्होंने भी बदकिस्मती से उसी रवायती रास्ते पे चले, तो उसका अंजाम भी रवायती होगा, उसका अंजाम गैर रवायती नहीं होगा। ठीक, सार साहब छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुस्लिम लीग नून और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अतर साहब ये बताइए, ताहिर अशरफी साहब ने यहाँ तक कहा था कि चेयरमैन के जो करीबी शख्सियत हैं, शख्सियत ने दोस्त ममालिक से रब्ता किया था, तो कौन से दोस्त मुल्कों से रब्ते की कोशिश हो रही है, और क्या मियाँ साहब की तरह खान साहब को भी कोई दोस्त मुल्क आएगा और बचा के ले जाएगा?
देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से ये कहा जा रहा है और पीडीएम के दोस्तों ने भी इस हवाले से बात की, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। अभी इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इशू ये है कि ये जो कहा जाता है ना कि जी अभी भी अदलिया में उनको सपोर्ट हासिल है, वो लाडला है, ये क्यों कहा जाता है? आप एक तरफ देखें कि हुकूमत ख़त्म हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए तो तमाम मोअज़्ज़िज़ क़यादत लंदन में जाके बैठ गई है। दूसरी तरफ उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई, वो जेल में भी हैं, वो इधर भी हैं, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। तो अब ये बयानिया तो कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ तो करना है, अदरवाइज तो फिर आपके ऊपर तनकीद होगी। और इसी तरह फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बयानियाँ बनाएंगे ना, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इतना सतही किस्म की बात इल्ज़ामात लगाए गए कि खुदा न खास्ता जैसे वो कोई मंशियात के आदि हैं, वो तो जेल में एक दिन नहीं गुजार सकते, वो तो रोज़ मंशियात इस्तेमाल करते हैं। इस लेवल पे हम अपनी सियासत को लेके आगे, तो अब तो वो 1 महीने से जेल में, अब उनका कैसे गुजारा हो रहा है, तो उस बयानिया का क्या बना? इसी तरह देखें, अब किसी की सियासत में कोई नुक्स है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या जरदारी साहब हों, उसका फैसला अवाम अपने वोटों के जरिए करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 4 बंदे बैठ के फैसला कर दें कि अब ये नहीं होगा। माजी के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियां हुई, आई होप एंड आई सिंसियरली होप कि जेल सेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब को थोड़ा सा इदराक होगा कि हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ भी कोई ज्यादती हुई हो और वो चीज़ों को समझेंगे। और आई ऑल्सो सिंसियरली होप कि अब वो हरकत नहीं करेंगे जो पीडीएम वालों ने तमाम इन मुश्किलात से गुजरने के बावजूद वो उसी रविश पे चल रहे हैं जो रविश यहाँ पे 30, 40, 50 साल से चल रही है। इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसका हल सिर्फ और सिर्फ सियासतदान निकाल सकते हैं, यही सियासी जमातें हैं, यही हमारे, इनमें से कभी एक कोई अवाम इलेक्ट करेगी, कभी किसी दूसरे को, लेकिन ये किसी और को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो ये फैसला करे कि कौन सा लीडर आएगा। सही। अच्छा, अफसार साहब ये फरमाइएगा, सर खान साहब के बारे में एक राय है कि वो जो भी बात करते हैं या जो भी अगला कदम ले रहे होते हैं वो सोच समझ कर नहीं उठा रहे होते, और शायद यही वजह है ये जो जेफरी रॉबर्टसन वाला मामला सामने आया है, इसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से सर ऑन द अदर हैंड इसको मुस्लिम लीग नून ने प्ले किया है, क्या ये बनता था सर? बनता तो कुछ भी नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा अपने आप को दावा नहीं करता कि मैं दावा नहीं करता मैं नेक आदमी हूँ, तो हो सकता है कि आप मुझे कोई बुरा काम करते हुए देख के कहें कि हाँ ठीक है ये तो है ही ऐसा, ये तो कहता ही नहीं। लेकिन अगर मैं दावा कर रहा हूँ मुसलसल कि मैं बहुत नेक आदमी हूँ, ये तुम सब लोग चोर और गद्दार और डाकू हो और इस मुल्क को लूट के खा गए हो और तुम लोगों ने ये गलत काम किया और ये गलत काम किया, और फिर जब मैं इक़्तिदार में आऊँ या मेरे पास ताकत है तो मैं वो सब कुछ करूँ जिसको मैं दूसरों पे तनकीद करता था और वो मैं खुद करूँ, तो आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगी? इस वजह से खान साहब की जो साख है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। और देखिए, जो जमहूरियत होती है, जमहूरियत एक्सक्लूसिव नहीं होती, इंक्लूसिव होती है। जमहूरियत सबको साथ लेके चलने का नाम है। उसमें ना ही सब कुछ हुक्मरान जमात का ख्वाहिश पूरी होती है, ना ही अपोजिशन की तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और ज़ाहिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें बहुत सारी कौमियतें हैं मुख्तलिफ, हम तो एक कौम भी नहीं अभी तक बन सके, हैं ही नहीं, खैर बनेंगे पता नहीं कब। तो उसमें तो पंजाबियों का, बलोचियों का, सिंधियों का, पख्तूनों का, कश्मीरियों का, महाजरों का, सबका कुछ ना कुछ अपने अपने मुतालबात और अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं जिसके दरमियान में से सियासतदान रास्ता निकालते हैं। लेकिन अगर वो सियासतदान जो इक़्तिदार में आए, जो वज़ीर-ए-आज़म बने, वो इन सबसे लड़ाई डाल ले, और फिर जो फ़ौज है हमारे यहाँ, वो देखिए फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हम उनके साथ बंदूक के मुकाबले में बंदूक अगर निकालेंगे तो वो तो हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा ना, फिर हम जमहूरियत की जदोजहद नहीं कर रहे। तो अगर आपने उनके घर पे, हम उन पे किस बात पे तनकीद करते हैं आज भी कि वो हमारे घर पे हमला करते हैं, हमें रात को उठा के ले जाते हैं, आग लगा देते हैं, चीज़ें लूट के ले जाते हैं। अब हम वही काम करें उनके घर में घुस के, तो ये हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं करेगा। यही हुआ है 9 मई को कि जो जमहूरियत पसंद थे, जो आइन पसंद लोग थे, जो चाहते थे कि सियासत सिर्फ सियासतदानों तक छोड़ दी जाए, उनका मौक़िफ़ को इतना ज़क पहुंची है कि जिसका मदावा बहुत सालों तक मुश्किल है। अब जितनी आज़ादियां हमने आहिस्ता आहिस्ता खुर्च के नाखूनों से, ये कोई प्लेट में रख के तो दी नहीं गई थी, खुर्च के ली थी। और सर ये डैमेज कंट्रोल करने में भी अभी फिर काफी टाइम लग जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म साहब ने भी 15 अक्टूबर की बात की, नून लीग की तरफ से भी 15 अक्टूबर की बात की गई। अफसार साहब, आपको लगता है सर मियां साहब अगले महीने वापस आ जाएंगे या फिर इसका फैसला अक्टूबर का मौसम ही करेगा? सर
कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन दिन रात बदलती रहती है ना, उसमें कुछ भी कतईयत के साथ कहना मुश्किल काम है। मैं नहीं कह सकता कि वो अगले महीने आ जाएंगे। जैसे मुझे नहीं पता कि बुशरा बीबी के किसी से मीटिंग हुई है या नहीं हुई, जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती। और आने का उनका बहुत 2-3 साल से बल्कि ये तो बात चल रही है उनके आने की, लेकिन नहीं आए वो। फिर 15-16 महीने हुकूमत रही है उनकी PDM की, तब भी नहीं आए। और अभी भी हुकूमत को भी गए हुए 3रा हफ्ता हो गया है, तो वो अभी उनका आने का प्लान पहले सितंबर में था, अक्टूबर कह रहे हैं। तो अक्टूबर में देखेंगे कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, या हो सकता है उससे भी लेट कर लें। बहरहाल इंतखाबात से पहले वो ज़रूर आएंगे। उन्होंने आज तक कभी भी इंतखाबात से भागे नहीं हैं वो, चाहे वो हार जाएं। मुझे उनका वो वक्त भी याद है जब 1993 था शायद, जब वो इलेक्शन हार गए थे बेनज़ीर भुट्टो से, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी दूसरी दफ़ा, और नवाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे। वो वक्त भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से असम्बली में खड़े होकर रह के गुजारा। वो उन्होंने मुस्ताफ़ी नहीं हुए। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनको जब भी मौका मिला है वो आए हैं। सिर्फ 2002 के इलेक्शन में वो नहीं आए, उस वक्त सऊदी हुकूमत की ज़ाहिर है वो एक तरह से कस्टडी में थे, तो वहाँ से नहीं आ सके। लेकिन उसके 2008 में भी आए वो, 2013 में भी वो आए हैं, गिरफ्तारी देने के लिए आ गए हैं। यानी आपको लगता है कि वो आएंगे 2018 में गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन आएंगे। हाँ, डेट का दायरा उनका। ठीक, आपको लगता है कि वो आएंगे, कि डेट के हवाले से बिल्कुल हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। अगर 10 लाख लोगों ने आना है, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका जो फ़कीदुल मिसाल किस्म का मुस्लिम लीग नून का, अब नवाज शरीफ साहब का जो वेलकम होगा वो फ़कीदुल मिसाल होगा। आपको लगता है जो सारा सिनेरियो है, जो सारी सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त जो भी सारी सिचुएशन बनी हुई है वो अभी भी मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर, उनकी हुकूमत पर है, तो आपको लगता है जो दावा किया जा रहा था पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 10 लाख लोग आएंगे उनको वेलकम करने के लिए, वो नजर आ रहा है आपको? देखिए, वो उस दावे में तो हमें इतना ही नजर आया कि ये जो वापडा की वजह से लोग बाहर निकले, बिजली के बिलों की वजह से, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पोजीशन में इस वक्त है, किसी को इजाज़त नहीं है और कोई इस पोजीशन में नहीं है कि वो लाखों लोगों को बाहर निकाल सके। देखें, अब हो रहा ये है इस वक्त कि देखें, उनका हक है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लीडर हैं। ये कोई और फैसला नहीं करेगा, वो खुद फैसला करेंगे। बाकी जो उसमें आईनी और कानूनी मसाइल हैं उससे उनको डील करना पड़ेगा। अगर अवाम की मंशा होगी तो वो उनको दोबारा इलेक्ट करेंगे। अब एक बयानिया ये भी है कि जब भी वो इलेक्ट होते हैं उनकी किसी से लड़ाई हो जाती है। अब इशू ये है कि वो अगर अवाम की मंशा से आ रहे हैं, अवाम उनको इलेक्ट कर रही है 34 दफ़ा और उनकी 36 दफ़ा किसी से लड़ाई होती है, तो फिर ये अवाम पे, अगर अवाम उनको फिर इलेक्ट करते हैं तो वो ज़रूर आए। अब बात यह है कि क्या वो इस वक्त आएंगे और वो किस वक्त आएंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त अटैच्ड हैं इंतखाबात की डेट से। जब इंतखाबात की डेट थोड़ी सी क्लियर होगी फिर मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे। पर उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई अहम तैनाती होनी है अदलिया में, उसके बाद शायद वो आए क्योंकि उनको कानूनी मसाइल हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं उनकी वापसी से जो साथ सवाल भी ले लीजिएगा। इन हालात में आपको लगता है सूट क्या करता है मियां साहब के लिए? लंदन से आकर खामोशी से जेल चले जाएं, या यकीन दहानियों के मुताबिक रिलीफ पाएं, या फिर पब्लिक को इंगेज करें? क्या सूट करता है इस सिचुएशन में उनको? देखिए, पब्लिक को तो उन्होंने एंगेज किया है। 16 महीने के दौरान जो इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज थी वो नवाज शरीफ साहब की मौशी पॉलिसीज थी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डील तो मिफ्ता साहब ने भी कर ली थी IMF से, लेकिन उनको रोका गया। स्पेशल तैयारी के ऊपर इसहाक डार साहब को भेजा गया। काबीना लंदन जाती थी, तो कोई अगर ये कह रहा है कि वो आके कोई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे और उसके नतीजे में अवाम उनके लिए मुतहरिक हो जाएगी, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 16 महीने में अच्छी थी, बुरी थी, जो भी मौशी पॉलिसियां थी जिसके समरात इस वक्त पूरी कौम खा रही है, वो नवाज शरीफ साहब की टीम की पॉलिसियां थी। उसमें आपको इसहाक डार नजर आते हैं, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, ये वो तमाम शख्सियात थे जो 16 माह से इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे थे। क्या उन फैसलों के नतीजे में आज हम किसी बेहतर पोजीशन में हैं या किसी कमजोर पोजीशन में, ये फैसला अब इलेक्शंस में फिर अवाम करेगी। ठीक, अब साहब सर, एक तो ये कि ये इस वक्त मियां साहब को क्या सूट करता है इस पर कमेंट कीजिएगा, और सर साथ साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि चंद हफ्तों पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सिर्फ बड़ी कुर्बतें थीं, इंतखाबी इत्तेहाद तक की बातें हो रही थी, कमेटियां भी बन गई थी। फिर राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम कोई इत्तेहाद, किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करने जा रहे हैं पंजाब में। अब निसार खोड़ो साहब की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। तो सर ये नजर आ रहा है ग्राउंड पर हुकूमत खत्म होने के बाद काफ़ी दूरियां बढ़ रही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, इसकी वजह सर?
देखिए दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मंशूर है, अपना अपना वोट बैंक है और अपना अपना धड़ा भी है, तो उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना है। वो इस तरह तो नहीं कर सकते कि वो एक जमात की तरह अगले इलेक्शन में हिस्सा लें और लड़ें, वो ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी इसमें ज़्यादा मलबा मुस्लिम लीग नून पे गिर रहा है, जो भी अभी हालात हैं इस वक्त, तो उसको पीपल्स पार्टी शेयर नहीं करना चाहती। हुकूमत शेयर करना चाहती थी लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं शेयर करना चाहती। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस सिंध में जो है वो अच्छी नहीं थी और उस पर चार्जेस हैं बहुत सारे करप्शन के भी, तो वो उस बर्डन को नहीं शेयर करना चाहते। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, पोलिटिकल रियल पॉलिटिक्स यही है। और क्या आपको एक मुश्तरका आपका मुखालिफ था इमरान खान, उससे जान छुड़वानी थी तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जान छुड़वा ली, लेकिन उसके बाद इलेक्शन आने हैं तो आप एक दूसरे की मुखालफत करेंगे तो आप अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख सकेंगे और ये ऑब्वियसली अपना अपना वोट बैंक आप स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। दुरुस्त बात करें आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बेसिकली एक दूसरे के हरी जमातें रही हैं ना। अबसार आलम साहब आप साथ मौजूद थे, अतर काज़मी साहब आप साथ मौजूद थे, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।